हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिवीजनशाला पे। तो आज की वीडियो में ब जो कि बहुत भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिटरेचर के बारे में, जो कि टीआरई में पूछा जा रहा है। तो शायद आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे वो सारे यूट्यूब के लेक्चर्स देख के, और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, जो कि मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में, और मेरा विश्वास है कि इसके बाद आपको कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इतना ही आसान शब्दों में मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ और वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखते हैं किसकी, तो लिटरेरी पीरियड और टाइमलाइन देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि लिटरेरी पीरियड कहते किसको हैं। सबसे बड़ा इशू तो मेरे साथ ये भी आ रहा था कि सबसे पहले तो यही समझ नहीं आ रहा था कि लिटरेरी पीरियड कहते किसको है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे कि जैसे जैसे भारत का इतिहास अलग अलग हिस्सों में काल खंडों में जो बांटा गया है, जैसे एंशिएंट पीरियड, मिडेवियल पीरियड, मॉडर्न इंडिया, ऐसे करके हमारा इतिहास बांटा गया है। तो बस इसी टाइप से जो है इंग्लिश लिटरेचर के जो है उनको भी बांटा गया है अलग अलग पीरियड में। इतना आप समझ गए। यही होता है लिटरेरी पीरियड। जैसे हमने एंशिएंट, मिडेवियल और मॉडर्न इंडिया बांटा है, तो वैसे ही इन्होंने भी अपना अपना बांट के रखा है। तो बस यही है। आप देखते हैं इसकी टाइमलाइन, जो कि देखो आपको भी बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस देखते चलो और धीरे धीरे बिल्कुल ही आपको ऐसे ही आसान लैंग्वेज में याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो चुका है। तो देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको कि एंग्लो सेक्शन एज भी कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला यही है ओल्ड इंग्लिश, जिसको कि हम एंग्लो सेक्शन कहते हैं, जो कि 450 से 1066 ईस्वी तक चली थी। तो ऐसे ही इसका टर्म है। और ये और दूसरा वैसे ही हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड, फिर आता है रिनाइसेंस पीरियड, रिस्टोरेशन पीरियड, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, और फिर मॉडर्न एज। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे, और ये इसका टाइमलाइन दिया हुआ है। टाइमलाइन याद करने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ते जाएंगे, टाइमलाइन याद होते जाएगा। और आज की वीडियो में हम बस ओल्ड इंग्लिश एज, जिसको कि एंग्लो सेक्शन कहते हैं, और फिर मिडिल इंग्लिश एज पढ़ेंगे। ठीक है, बस यही दोनों पढ़ेंगे बस आज। इसके बाद हम अपना क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलते हैं टॉपिक नंबर दूसरे पे, जो कि हमारा है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि चला था 450 से 1066 एडी तक। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड में 450 एडी के समय में समझ लीजिए कि दो वो थे, दो आपस में लड़ते थे, दो आपस में कम्युनिटी रहती थी। एक रहते थे एंग्लोज और दूसरा रहते थे सेक्शन, और एक और वैसे भी रहते थे, लेकिन उनसे हमको उससे क्वेश्चन वगैरह आते नहीं है। तो एंग्लो सेक्शन का ज़्यादा उस टाइम पर वो था, चलता था। इसी वजह से ये इसको हम एंग्लो सेक्शन कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि दो कम्युनिटी की वजह से इसका नाम एंग्लो सेक्शन पड़ गया। बस इतना ही आपको याद रखना है। और ये चला था कब से कब तक, यहीं से शुरुआत होती है 450 एडी से 1066 एडी तक, बस। और देखो, इस काल को एंग्लो सेक्शन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर की औपचारिक शुरुआत यहीं से मानी जाती है, जो कि मैंने बता दिया। तो इसमें चलते हैं। इसका इस टाइम में एक इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसका नाम है वियर वुल्फ। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इतना आपको याद रखना है कि इस टाइम पर एक नॉवेल पब्लिश होती है, सॉरी इपिक पब्लिश होती है, जिसको हम वेयरवुल्फ कहते हैं। और वेयरवुल्फ जो है सबसे ओल्डेस्ट एपिक है। अब एपिक का मतलब आप जानते होंगे, अगर नहीं जान रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, बहुत ही लंबी कविता जिसमें हीरो की वीरता की कहानी होती है। जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत है, तो आप इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस ये आप समझ गए होंगे कि सबसे पहला एपिक अगर इंग्लिश एज का पूछा जाए तो कौन सा है, वेयरवुल्फ। ये आपको याद हो गया कि ये वेयरवुल्फ है। और वेयरवुल्फ में मुख्य रूप से एक बुक और हीरो है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें एक हीरो होता है, उसी की कहानी होती है। तो ये एक इपिक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम में कि वेयरवुल्फ नोवेल है, पोयम है, क्या है। तो उसमें आप हम लगाएंगे कि ये एक इपिक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये एक इपिक है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो देखिए, वेयरवुल्फ के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आप ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, ताकि हम भूले नहीं, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से शुरू होता है? 450 एडी से। कब तक चलता है? 1066 एडी तक, ठीक है। ये चलता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसी को कहते हैं एंग्लो सेक्शन एज। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंग्लो एक अलग कम्युनिटी थी, सेक्शन एक अलग कम्युनिटी थी उस टाइम पे, और दोनों रहा करते थे उस टाइम के इंग्लैंड में। आपको मैंने बताया था, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसीलिए इसको एंग्लो सेक्शन एज कहते हैं। और इस टाइम की सबसे फेमस बुक जो भी थी, एपिक थी, वो क्या था? वेयरवुल्फ। और वेयरवुल्फ बुक का भी नाम है, और इसमें हीरो का नाम भी वेयरवुल्फ ही होता है। इसको आप याद रखेंगे कि ये हीरो भी है, ठीक है। तो वेयरवुल्फ बुक भी है और हीरो भी है, देखिए है ना लिखा हुआ। तो ये याद रखनी है। और ये सबसे पुराना एपिक है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पुराना एपिक कौन सी है? तो वेयरवुल्फ। बस, चलिए रिवाइज हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ से शुरू होता है मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड कहाँ से शुरू होगा? 1066 से 1500 एडी तक। तो वहाँ जो हमारा ख़त्म हुआ था ओल्ड एज, वो कब ख़त्म हुआ था? 1066 एडी में। और ये और यहाँ से मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1066 से, और चलता कहाँ तक है? 1500 एडी तक। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, बस बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज करते जाएंगे, रिकॉल करते जाएंगे, और बिल्कुल ही आपको याद होता चला जाएगा। और यकीन मानिए आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक बार आप इसको रिवाइज के तौर पर एक बार और वीडियो देख लेना, 2x 3x जो भी स्पीड पर मन करे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हमारा। तो हमने पढ़ लिया कि ये 1066 से 1500 एडी तक चलती है। तो सबसे पहला बात है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट क्यों होता है, ठीक है। तो ऐसा ही याद रखना है, क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन करने हैं। तो जैसे मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट क्यों होता है? तो इस टाइम जो होता है ना, नॉर्मन क्वेस्ट होता है, ठीक है। नॉर्मन क्वेस्ट होता है, तो यहीं से इसकी स्टार्ट मानी जाती है। तो आपको सबसे ये लग रहा होगा कि नॉर्मन क्वेस्ट अब क्या है, ठीक है। तो नॉर्मन क्वेस्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये जो है ये है एक ड्यूक की कहानी, जो कि नॉर्मन एक जगह का नाम था उस टाइम पे, ठीक है। तो ड्यूक मतलब होता है राजा। तो नॉर्मन के जो राजा थे, उन्होंने हमला कर दिया था वहाँ पे। एंग्लो सेक्शन जहाँ पे रहा करते थे, जो कि मैंने पहले बताया कि ओल्ड इंग्लिश में जो है रहते थे, इसी तरह से आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे वे रहते थे, जो एंग्लो सेक्शन रहते थे। तो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडे जो थे, उन्होंने जो है उन पर हमला कर दिया, और वहाँ पर जो है जीत लिया सब कुछ। तो जीत लेने के बाद ही वहाँ से ओल्ड इंग्लिश एज जो होता है, या फिर जो एंग्लो जो कहते हैं हम, वो सारा चीज़ ख़त्म हो गया, और वहीं से शुरू हो जाता है मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। तो बस इतना इजी था। तो आप नॉर्मन क्वेस्ट समझ गए कि नॉर्मन क्वेस्ट क्या होता है, और फिर मिडिल इंग्लिश एज क्यों शुरू हुई, ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट ऑथर, तो मिडिल इंग्लिश एज में जो अभी है, एक ही ऑथर है हमारे पास, जिनको कि हमको याद रखना है, जिनका नाम है जोफ्री चौसर। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन बना है, जो कि मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। बहुत सारा क्वेश्चन हमारे टीआरई में पूछा भी गया था, ठीक है। तो एक ही ऑथर है, जोफ्री चौसर। इसको आप याद रख सकते हैं, जोफ्री चौसर। बस मिडिल इंग्लिश एज में कौन सा वो है, कौन से ऑथर थे हमारे? जोफ्री चौसर, ठीक है। तो ये हमारे देखिए नॉर्मन क्वेस्ट की वो दिए, मतलब वो लगाया हुआ है, दिया हुआ है नॉर्मन क्वेस्ट का, ठीक है। तो फिर देखिए, अब जोफ्री चौसर और कैंटरबरी टेल्स। अब जोफ्री चौसर की बुक है ये कुछ भी नहीं है। कैंटरबरी टेल्स जो है वो जोफ्री चौसर की एक किताब है, जो कि उन्होंने लिखी थी, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इतना याद हो गया कि मिडिल एज क्यों शुरू हुआ, ठीक है, नॉर्मन क्वेस्ट क्या था, और फिर इस टाइम पीरियड के सबसे अच्छे लेखक कौन थे। तो इनका नाम था जोफ्री चौसर। तो जोफ्री चौसर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉन्टेम्पररी टेल्स थी क्या, कॉन्टेम्पररी टेल्स में क्या कहानियाँ थी। तो आपको इसको याद रखना है, क्योंकि
बहुत सारे कैरेक्टर्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आपने प्रीवियस ईयर वगैरह देखा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको वो करते हैं, समराइज करते हैं कि इसमें था क्या। तो आप जैसे हम चलते हैं कि इसमें ना 30 पिलग्रिम्स थे। पिलग्रिम्स मतलब जैसे हम कह सकते हैं साधु संत थे, और वो जॉन्स बकेट एक थे, उनके यहाँ पर मत्था टेकने के लिए जा रहे थे, ठीक है। तो इनकी जर्नी की कहानी है कि वो कैसे जाते हैं और यहाँ पहुँचना है उनको, यहाँ से चलते हैं, ठीक है, 30 मील के चलते हैं। और क्यों जाते हैं मत्था टेकने के लिए, सेंट बकेट के, ऐसा कुछ नाम है सेंट बकेट करके। तो उसका पूरा नाम मैं बताऊंगा, मैं ऐसे ही याद करके रखा हूँ, सेंट बकेट, ठीक है। तो वहीं पे जा रहे थे, वहां पे क्यों जा रहे थे, ये मत्था टेकने के लिए जा रहे थे, मतलब समझ लीजिए कि एक टाइम से पूजा करने के लिए जा रहे थे 30 लोग। और ये कब जा रहे थे, तो अप्रैल के महीने में, ठीक है, अप्रैल के महीने में ये पूजा करने के लिए समझ लीजिए जा रहे थे 30 लोग। और यात्रा बहुत ही लंबा था, तो कैसे टाइम पास हो, तो टाइम पास करने के लिए जो ये लोग थे वो सारे स्टोरीज सुनाते थे, ठीक है। फर्स्ट दिन कोई स्टोरी सुनाएगा, सेकंड डे पे कोई स्टोरी सुनाएगा, थर्ड, तो इस तरह से हमारा टाइम भी कटता रहेगा, और फिर हम वो भी करते चले जाएंगे, हम वहाँ पहुँच भी जाएंगे। तो जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं, आपस में हम बातचीत करते हुए जाते हैं, तो ऐसे ही स्टोरीज की बात की गई है कि बहुत सारे लोग स्टोरीज सुनाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेम्पररी टेल्स है क्या, ठीक है। तो और जब जरूरत पड़ेगी तो और मैं थोड़ा बताऊंगा। और चलिए इसमें एक और मैं बता देता हूँ कि इसकी एक कहानी में, ठीक है, कंटेम्पररी टेल्स की जो एक कहानी है, इसमें जो है वाइफ ऑफ बाथ की बात की गई है, वाइफ ऑफ बैथ, ठीक है। यही मेन कैरेक्टर है इसमें, जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइफ ऑफ बाथ के, ठीक है, जो कि लिखा हुआ भी होगा, वो मैं दिखा दूंगा आपको। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि अप्रैल से शुरू करते हैं, टबाड इन नामक जगह से, टबाड इन जो कि लंदन में था उस टाइम। तो लंदन से जा रहे थे वो कैंटरबरी की ओर, कैंटरबरी जगह का नाम है, वहीं पे जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, सेंट पीटरबर्ग की के वहाँ पे पूजा करने के लिए। इतना आप समझ जाइए, बस इतना ही है, ठीक है। तो आप चलते हैं, तो जोफ्री चौसर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि कैंटरबरी टेल्स में क्या था। अब जोफ्री चौसर के बारे में पढ़ते हैं। तो जोफ्री चौसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि फादर ऑफ पोएट्री किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं हमारे ये जोफ्री चौसर को। इनका फेमस बुक द कैंटरबरी टेल्स, और इनको वेल ऑफ इंग्लिश अंडरफील्ड भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे कि वेल जो मतलब समझ इंग्लिश का आप कुआं कह सकते हो इनको, कि इंग्लिश के ज्ञान का कुआं इन्हीं को कहा जाता है। और ये किसने कहा था इनको, तो ये कहा था ईडीएम स्पेंसर ने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये थोड़ा बहुत तो आपको याद करना पड़ेगा, तो मैंने भी याद किया है। तो चलिए चलते हैं इनको द वेल ऑफ इंग्लिश अनफिल्टर्ड अंडरफील्ड किसने कहा था, तो ये कहा था ईडीएम स्पेंसर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अबाउट कंटेम्पररी टेल। तो वो मैंने बता ही दिया कि ये अप्रैल में यात्रा शुरू हुई थी, ठीक है, सारे पैदल जा रहे थे। तो यही है, और ये कोई पोयम नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं बता रहा था कि आपको ये कहानी थी जो एक दूसरे को सब सुनाते थे। तो ये है ना कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटेन इन वर्स, वर्स के फॉर्म में लिखी हुई ये स्टोरीज है, ये तो मैंने बता ही दिया था। तो चलते हैं आगे, ये क्या है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मैंने बताया था वाइफ ऑफ बाथ, इसमें एक कहानी है वाइफ ऑफ बाथ की। तो इसमें ऐसा है कि वाइफ ऑफ बाथ जो होती है वो 5 शादियां करती है, और ये मतलब इसको कहा जाए तो ये विमेन एम्पावरमेंट पर है, ठीक है। तो वाइफ इसको आप याद रखने के लिए भी कर सकते हैं कि डब्ल्यू से वाइफ हो गया, और डब्ल्यू से हो जाता है आपका विमेन एम्पावरमेंट। तो इस कहानी में विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, जो कि 5 शादियां करती है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इसका प्लॉट क्या है, 28 जो है, 28 पिलग्रिम्स थे, टवार्ड इन लंदन से चले, और सेंट थॉमस बकेट है ना के पवित्र मंदिर जो कि कंटेम्परेरी में था, वहाँ पर तीर्थ पर प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। तो ये तो आप पता चल गया। चलते हैं, और इस कहानी का होस्ट कौन है, इसको भी आप याद रखेंगे। होस्ट कौन था, तो होस्ट थे हैरी बैली, ठीक है। होस्ट एच से होस्ट, और एच से हैरी बैली, इसको आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंटरबरी टेल्स के होस्ट कौन थे,
तो ये थे हैरी वैली, ठीक है, एच से होस्ट, एच से हैरी वैली, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं अब। अदर मेजर वर्क ऑफ चौसर, चौसर के और भी कुछ जो काम थे वो आप देख लीजिए, ये है, ठीक है। तो जैसे ये बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फ्लोज, लेजेंड ऑफ, तो ये सारे बस आपको ऐसे देख लेना है एक बार, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है जहाँ तक मैंने सेट लगाया है, या फिर प्रीवियस ईयर मैंने देखा, तो इन सबसे क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे नहीं है, ज़्यादातर कैंटरबरी टेल्स से ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसको एलिबोरेट किया। बाकी ये आप याद कर लेना, या एक दो बार देख लेना, आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक बच जाता है इसमें, पर्ल पोएट, ठीक है। पर्ल पोएट एंड लिटरेरी एप्लीकेशंस। तो इसमें जो है बस छोटा सा है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें इसी के टाइम पे जो है ना एक पर्ल पोयम आता है, ठीक है। पर्ल मतलब होता है मोतियों की माला, ऐसे आप जानते हुए या जानते ही होंगे। तो इसमें कुछ है नहीं, पर पोयम का जो भी है राइटर पता नहीं है कि कौन है। जैसे एक बात और, बेयरउल्फ जो थी उसका भी हमको जो है कोई आइडिया नहीं है कि वो लिखा किसने है, ठीक है। तो वहां पर भी जब भी आए कि वेयरवुल्फ किसने लिखा है, तो उसमें भी हम एनोनिमस लगाएंगे, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि वो लिखा किसने है, ठीक है। वैसे ही पर्ल पोयम जो है वो किसने लिखा है पता नहीं है, और ये कब की है, तो मिडिल इंग्लिश एज की है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ, और मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखी हुई है। और इसका जॉनरा क्या है, तो इसका जॉनरा है ड्रीम वर्जन और एलिजी, ठीक है। तो ड्रीम विजन है, ठीक है। थीम है फेंट और सॉरी ग्रीफ और फेथ है इसका थीम, ठीक है। बिल्कुल एकदम इजी है समझना, कुछ भी नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आते नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा कहीं पे देखा था तो इस बस इससे मैंने दे दिया, ठीक है। आपको बस एक बार इसको देखना है, और अपना अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और पर्ल पोएट की, तो पर्ल पोएट के और भी कुछ वो है लिखे हुए, जैसे पर्ल है, गॉबलिन एंड द ग्रीन नाइट है, पेशेंस है, क्लीनिनेस है। तो आपको एक लग रहा होगा कि पर्ल्स पोएट ये है क्या, ठीक है। जैसे मुझे भी लगा था कि जब पर्ल जो है किसी ने लिखा ही नहीं, उसका नाम ही पता नहीं है, तो पर्ल पोएट्स क्या है, तो पर्ल पोएट मतलब ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है नोट करके, कि पर्ल कोई पोएट कोई वास्तविक लेखक नहीं है, ये सारी संरचनाएं एक जैसी है, इसलिए हम इसको पर्ल पोएट या गोलिन पोएट कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आ सकता है तो पर्ल पोएट और गोबलिन पोएट दोनों आ सकता है, ठीक है। तो हम इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों में से कुछ भी है कुछ भी लगा दो, या फिर पर्ल पोएट लगा दो। और ऐसा नहीं आएगा कि दोनों आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, दोनों नहीं आता है ऐसे, तो इससे क्वेश्चंस भी नहीं आता है, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्रिटिक का रिमार्क क्या है चौसर पे, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हेयर इज गॉड प्लेंटी कहते हैं, ठीक है, हेयर इज गॉड प्लेंसी, यहाँ पर लिखा है उन्होंने ये जॉन डाइडन जो थे, जॉन डाइडन ने चौसर के जो पात्र थे, जो मैंने बताया कि जैसे वाइफ ऑफ बेयरवुल्फ, वाइफ ऑफ बैथ थी, ठीक है, और भी बहुत सारी कहानियां उसमें सुनाई गई, तो उसी के बारे में इन्होंने कहा हेयर इज द गॉड्स प्लेंटी, ठीक है। और और इन्हीं ने कहा है फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, अभी जो हमने पढ़ा था कि जो चौसर है उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। तो ये कहा किसने है, तो ये जॉन ड्राइडन ने कहा है, ठीक है। अब और आगे, मैथ्यू आर्नोल्ड जो कि विक्टोरियन एज की क्रिटिक है, ये सब बाद में पढ़ेंगे, बस आपको नाम अभी याद रखना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं, कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या कहा है उनको, विच चौसर बोर्न इन रियल पोएट्री, रियल पोएट्री, ठीक है। तो चौसर ने ही हमारे रियल पोएट्री को जन्म दिया है, ऐसा कर, क्योंकि इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि रियल पोएट्री, इसीलिए तो इनको हम फादर ऑफ पोएट्री कहते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए, तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा बिल्कुल एकदम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं मिडिल इंग्लिश एज को। तो मिडिल इंग्लिश एज शुरू होता है हमारा कहाँ से, तो मिडिल इंग्लिश एज शुरू होता है हमारा 1666 से 1500 तक। इसमें क्यों शुरू होता है, तो नॉर्मन क्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मन क्वेस्ट के कारण हमारा इंग्लिश और क्या बोलते हैं मिडिल इंग्लिश एज शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंट ऑथर कौन थे, तो इंपॉर्टेंट ऑथर थे उस टाइम के जोफ्री चौसर, जिनको कि फादर ऑफ पोएट्री कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ पोएट्री कहा जाता है। फेमस वर्क इस टाइम का क्या है, कैंटरबरी टेल्स है। और
इन्हीं को हम कहते हैं द वेल ऑफ इंग्लिश अंडरफील्ड, जो कि इनको कहा था ईडीएम स्पेंसर ने। ठीक है। और इसमें क्या कंटेम्पररी टेल्स की कहानी क्या है, अप्रैल मंथ में शुरू होती है। 28 यात्री होते हैं, वो सेंट बकेट के यहाँ पर जाते हैं पूजा करने के लिए, मतलब मत्था टेकने के लिए। यात्रा बहुत लंबी होती है, तो लोग अपने आप में जो है कहानियां सुनाते हैं, बस उसी की कहानी है और कुछ भी नहीं है। उसमें से एक कहानी है जो कि वाइफ ऑफ बाथ सुनाती है। ठीक है। और वही लिखा हुआ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कौन सा था, तो वाइफ ऑफ बाथ थी। ठीक है। और इसके होस्ट कौन थे, हैरी बेली थे। और कहानी की शुरुआत कहाँ होती है, पिलग्रिम जो होते हैं वो शुरू कहाँ से करते हैं, टवार्डिन लंदन से। और कहाँ जा रहे होते हैं, थॉमस बकेट के, हाँ, कैंटरबरी टेल्स जा रहे थे, तो सेंट थॉमस बकेट के यहाँ पर मत्था टेकने के लिए जा रहे होते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क कुछ है। ठीक है। और उसके बाद पर्ल है, उसके बाद और कि ये जॉन डाइडन ने क्या बोला था, इंग्लिश पोएट्री किसने कहा था कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है, तो ये जॉन डाइडन ने कहा था। और मैथ्यू एल्डनॉर ने क्या कहा था कि चौसर इज बोर्न इन आवर रियल पॉवर्टी। बस इतना। तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होता है हमारा क्वेश्चंस वाला सेक्शन। और इसमें सारे ही क्वेश्चंस हैं जो पी वाई क्यू है, या फिर जो भी इन दोनों टॉपिक से बन सकते थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिया है। तो आप देखिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है या फिर कितना सही होता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो इसमें पूछा गया है कि इंग्लिश लिटरेचर का जो फॉर्मल बिगनिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो यह शुरू होता है ऑप्शन बी, ओल्ड इंग्लिश एज, जिसको कि एंग्लो सेक्शन एज कहते हैं। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज द डेफिनेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक। तो एपिक किसको कहते हैं ये पूछा गया है। तो ये क्या होता है, जो मैंने पहले भी बताया था, तो आप उसके उसके अनुसार से देखेंगे। ए शॉर्ट लिरिकल पोएम अबाउट नेचर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ए कलेक्शन ऑफ रिलीजियन सन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रिलीजियस से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और ट्रेजिक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि ये एक नरेटिव पोएम होता है जिसमें कि हीरोइक डीड होता है और उसका एडवेंचर होता है। चलते हैं, और इसका एग्जाम्पल आपको याद ही होगा कि सबसे पुराना जो वियरवुल्फ था, ये आपको याद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एपिक ऑफ इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे पुराना लिटरेचर है, वो कौन सा है। तो यही बताना है, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेवुल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। In the Middle English period is traditionally considered to have begun with which historical event। तो इसमें पूछा गया है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है वो किस हिस्टोरिकल इवेंट के बाद शुरू हुआ था। तो मैंने आपको बताया था, आप याद करो कि नॉर्मन क्वेस्ट हुआ था, ड्यूक ऑफ नॉर्मन डेथ है, तो उसी के बाद हुआ था शुरू। तो देखिए इसमें है ना ऑप्शन नंबर बी में, नॉर्मन क्वेस्ट 1066 एडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो इंग्लिश पोएट्री का फादर किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को कहा जाता है इंग्लिश पोएट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द पोएट फेमसली डिस्क्राइब जॉफ्री चौसर एज वेल ऑफ इंग्लिश अंडरफील्ड। तो वेल ऑफ इंग्लिश अंडरफील्ड किसने कहा था ये बताना है। जॉन डाइडन ने कहा था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था, विलियम शेक्सपियर ने कहा था, या ईडीएम स्पेंसर ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईडीएम स्पेंसर। ईडीएम स्पेंसर ने ही इनको कहा था वेल ऑफ इंग्लिश अंडरफील्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कैंटरबरी टेल्स। तो कैंटरबरी टेल्स के बारे में जो सही है वो बताना है कि सही कौन सा स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है, इट इज अ पोर्स नॉवेल रिटन इन लैटिन। ये पोर्स नॉवेल है जो कि लैटिन में लिखा हुआ है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी रिटन इन वर्स सेट ड्यूरिंग अ स्प्रिंग पिलग्रिम्स।
तो ये क्या बोलते स्टोरी जो है वर्स के फॉर्म में है, सेट ड्यूरिंग स्प्रिंग के टाइम में पिलग्रिमेज के लिए लिखा गया है। या ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए इपिक पोएम रिटन इन ओल्ड इंग्लिश एज। और या फिर डी, इट डील्स एक्सक्लूसिवली विथ ग्रीक मैथोलॉजी, नन ऑफ दी या मोर देन वन ऑफ अबव। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि कैंटरबरी टेल्स जो है वो स्टोरी रिटेन इन वर्स है, और अप्रैल के टाइम में ये लोग जा रहे थे तो उसी के लिए स्प्रिंग लिखा हुआ है। तो इसको भी आप याद है, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है ऐसा कि किस सीजन में शुरू हुआ था, मंथ ना पूछ के अगर सीजन भी पूछ ले तो स्प्रिंग हम लगाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटेन इन वर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फेमस कैरेक्टर द वाइफ ऑफ बाथ अपेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी मास्टरपीस। तो वाइफ ऑफ बाथ किस कैरेक्टर जो था वो कौन से लिटरेरी मास्टरपीस में है? वियरवुल्फ में है, पर्ल में है, कैंटरबरी टेल्स में है, या फिर सर गॉलिन एंड द ग्रीन नाइट वाले में है। तो ये आपको याद होगा कि वाइफ ऑफ बाथ जो कि मैंने बताया था कि 5 शादियाँ करती है, वो पिलग्रिम में ही थी। तो ये कौन सी किस में है? कैंटरबरी टेल्स में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन इन कैंटरबरी टेल्स from where the pilgrim started their journey and whose shrine are they visiting। तो इसमें पूछा गया कि कंटेम्पररी टेल्स में पिलग्रिम्स अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किए थे और वो कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, मतलब किसके श्राइन पे जा रहे थे। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में इसको कर दिया। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे, तो मैंने बताया था टवार्डिन लंदन से जा रहे थे कैंटरबरी। और क्यों जा रहे थे, किसके श्राइन पे जा रहे थे, तो सेंट थॉमस बकेट के यहाँ पर जा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका होगा। एक बार इसको आप बढ़िया से याद है, टवार्डिन लंदन, लंदन से शुरू होकर के कैंटरबरी जा रहे थे। और क्यों जा रहे थे, तो थॉमस बकेट के यहाँ पर जो है श्राइन पे जा रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हु एक्ट द होस्ट ऑफ पिलग्रिम इन जोफ्री चौसस कैंटरबरी टेल्स। तो जोफ्री चौसर के का जो बुक है कैंटरबरी टेल्स, उसका होस्ट कौन है, आप याद करिए। यहाँ से हैरी बैली, जोफ्री चौसर, सेंट थॉमस बकेट, और फिर द नाइट, या फिर वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो आपको याद होगा जोफ्री चौसर का होस्ट, जब जैसे ही मैंने बोला था एच फॉर होस्ट और एच फॉर हैरी बैली, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हैरी बैली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पर्ल पोएट। तो पर्ल पोएट के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। तो इसमें इट रेफर्स टू अ सिंगल हिस्टोरिकल राइटर ऑफ द रिनाइसेंस। ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू एनोनिमस ऑथर ऑफ पोएम्स लाइक पर्ल एंड सर गॉलिन एंड द ग्रीन नाइट ड्यू टू stylistic similarities. Option number C, it is the another pseudonym used by Geoffrey Chaucer। या फिर D, it refers to the writer of Beowulf। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ ए कलेक्टिव नेम। जिसे मैंने पहले बताया था कि पर्ल पोएट जो है एनानोमस है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, लेकिन बस इसका पर्ल पोएट इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सारे जो भी है जैसे पोयम हमारा पर्ल था, या फिर सर गॉबलिन एंड ग्रीन नाइट वाला पोयम था, ये सारे एक जैसे हैं। तो एक जैसे लुक अलाइक होने के कारण इनका मतलब राइटिंग मिलता है, इसीलिए इनको पर्ल पोयम कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु मेड द फेमस रिमार्क अबाउट द चौसर्स कैरेक्टर हेयर इज गोल्ड प्लेंटी। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? मैथ्यू अर्लर्ड, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप या सैमुअल जोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने ही चौसर के कैरेक्टर के बारे में रिमार्क दिया था, हेयर इज गोस्पेलिटी। लास्ट
लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर ये मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि मैं भी आपके जैसा एस्पिरेंट हूँ और थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं खुद आपके लिए थोड़ा सा वीडियो बना पा रहा हूँ, ताकि आप भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए और सब मिल के ये सब क्लियर कर पाए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच विक्टोरियन क्रिटिक फेमसली स्टेट विथ चौसर इज बोर्न इन रियल पॉवर्टी। तो ये बताना है कि ये कौन से विक्टोरियन एज के क्रिटिक थे जिन्होंने ये बात कहा है, विच चौसर इज बोर्न इन अवर रियल पॉवर्टी। तो ये कहा है मैथ्यू एर्नोल्ड ने। जॉन ड्राइडन ने क्या कहा था, ये आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, हेयर इज गोल्ड प्लेंटी। तो चलिए ये सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।